प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हम लोग आधुनिक काल की चर्चा पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो रोज़ ये वीडियो आपके व्हाट्सएप पे बना के भेजता हूं, उसे आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और इससे लाभान्वित भी हो रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा परिश्रम तब सार्थक है जब आप इसकी उपयोगिता समझें, क्योंकि इस वर्ष क्लास में आकर के आमने सामने बैठ करके पढ़ाई कर पाना मुझे निकट भविष्य में भी संभव प्रतीत होता नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए अध्ययन का एकमात्र जरिया ये तकनीक है जिसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और क्योंकि ये डिग्री का आपका आखिरी वर्ष है, तो प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में अगर किसी कारणवश आप उतना ध्यान नहीं दे पाए हों अपने अध्ययन पर, तो ये अंतिम मौका है, ये फिनिशिंग लाइन है। इसको आपको पूर्ण करना है, अच्छे से अच्छे अंक ला करके और अपने विषय में वैसी दक्षता हासिल करके जिसकी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। कल हमने अपने वीडियो में प्रयोगवादी काव्यधारा की चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे नई कविता की सामान्य विशेषताओं के बारे में। नई कविता प्रयोगवादी काव्यधारा के समान निषेध की कविता न होकर जीवन के प्रति आस्था की कविता है। जीवन की सारी विद्रूपताओं तथा विषमताओं के बावजूद जीवन में उल्लास तथा आशा की खोज ही नई कविता का मूल स्वर है। नई कविता का कवि ये मानता है कि जीवन है तो समस्याएं रहेगी, संघर्ष रहेगा, अभाव रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद भी जीवन में उल्लास भी है, उमंग भी है, आनंद भी है, रस भी है और एक जीवन के प्रति नई आशा भी है। नई कविता क्षण को महत्व देती है, किंतु वह स्वीकार करती है कि क्षणों की अनुभूतियां जीवन की निरंतरता की श्रृंखला को संपूर्णता तक जोड़ने का प्रयास करती है। नई कविता जीवन को अनुभूति के क्षणों में पकड़ती है तथा ये अनुभूति कवि को उसके परिवेश से मिलती है। नई कविता अपना जीवन दर्शन परिवेश के जीवन सत्य से ग्रहण करती है। परिवेश यानी हमारे आसपास का वातावरण, जिस वातावरण में हम पलते हैं, बड़े होते हैं, जीवन जीते हैं, उसका पूरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे सोच पर, हमारे विचार पर, हमारे जीवन जीने के तौर तरीके पर। नई कविता सामान्यतः समाज के तिरस्कृत एवं अभावग्रस्त मनुष्य की पीड़ा का चित्रण करती है। नई कविता के इस दृष्टिकोण को लघु मानववाद नाम दिया गया है। लघु यानी जो समाज का सबसे छोटा मनुष्य है, पद, प्रतिष्ठा, हैसियत, मान, सम्मान सब में नई कविता का कवि उसको केंद्र बिंदु में रख करके कविता लिखता है। नई कविता लघु मानव की लघुता या हीनता का चित्रण कर उसकी उपेक्षा नहीं करती, बल्कि उसके अभावों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट कर समाज में उसे सम्मानजनक स्थान दिलाने पर बल देती है।
नई कविता ने साधारण मनुष्य की पीड़ा को वैशिष्ट्य प्रदान किया है तथा मनुष्य के इस रूप को व्यापकता दी है। नई कविता की कथ्य परिधि यानी सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु क्या है, तो इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जीवन और जगत के सभी विषय नई कविता के लिए कथ्य हैं। वह मानव की कुंठाओं तथा वृजनाओं की कविता न होकर व्यापक मानव संसार की कविता है। नए कवि की दृष्टि से एक पिन से लेकर आकाश का गहरा विस्तार तक कविता का क्षेत्र है। यानी नई कविता का रचनाकार ये मानता है कि विश्व में जो कुछ भी दृश्यमान है उन सभी पर कविता लिखी जा सकती है, किंतु इस सारी व्यापक दृष्टि के केंद्र में मनुष्य है। नई कविता अनुभूति की सच्चाई को अमूल्य मानती है। अनुभूति चाहे एक क्षण की हो, चाहे समूचे युग की, एक अदने से मनुष्य की हो या किसी महापुरुष की, आशा की हो या निराशा की, व्यक्ति की हो या समाज की, वह नई कविता के लिए श्रेष्ठकर है। कवि अपनी तथा पराई अनुभूतियों को आत्मसात कर सार्वजनीन बनाता है, यानी सबकी अनुभूति बनाने का प्रयास करता है। इसके लिए कवि का युग बोध बहुत व्यापक एवं गंभीर होना आवश्यक है। नई कविता भावना की अपेक्षा बुद्धि को अधिक महत्व देती है, किंतु उसकी बौद्धिकता प्रयोगवादी बौद्धिकता की तरह नीरस वाग्विलास नहीं है। नई कविता का कवि जीवन के यथार्थ को अनुभूति के स्तर पर महसूस करता है तथा बुद्धि के स्तर पर उसे एक संगीत देकर अभिव्यक्त करता है। संवेदनाएं ज्ञानात्मक भी होती है तथा वे जीवन के कटु यथार्थ से जुड़ी भी होती हैं। नई कविता का यथार्थ बोध बौद्धिक होते हुए भी संवेदना शून्य नहीं है, बल्कि मानव सृष्टि के प्रति अनुराग जगाने वाला है। नागार्जुन की कविताएं इस तथ्य को प्रमाणित करती है। नई कविता की चिंता के केंद्र में है मनुष्य तथा मनुष्य का समाज। वह मानव जीवन की सारी विषमताओं को रूपायित करती है तथा बेहतर मानवीय दुनिया की कल्पना करती है। यानी जो भी संसार में विषम है वो समाप्त हो जाए और ये दुनिया एक बेहतर दुनिया बने जिसमें लघु से लेकर महामानव भी समान धरातल पर जिंदगी जी सके, ऐसी कल्पना नई कविता का कवि करता है। मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि का काव्य लोक जीवन की अनुभूतियों से युक्त नए विकास की ओर संकेत करता है। नई कविता का शिल्प विधान पूर्ववर्ती कविता से सर्वथा भिन्न है। पूर्ववर्ती यानी प्रयोगवादी जो कविता थी उससे भिन्न है। वह शब्द को नई अर्थवत्ता प्रदान करता है, नए भाषा प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों की खोज करता है, किंतु ये खोज लोकोन्मुखी है, इसलिए जीवन के स्पंदन के अत्यंत निकट है। नई कविता का कवि भाषा के प्रयोग के प्रति बहुत सजग है तथा साधारण शब्दों में गहरे अर्थ संप्रेषित करने की क्षमता रखता है। नई कविता
पौराणिक मिथकों को भी नए तथा आधुनिक अर्थ प्रदान करती है। कनुप्रिया, आत्मजयी, एक कंठ विष पाई आदि प्रबंधात्मक कविताओं के कथानक प्राचीन हैं, किंतु उनके अर्थ सर्वथा आधुनिक हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, धर्मवीर भारती, मुक्ति बोध, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, हरिनारायण व्यास, नेमिचंद जैन, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भारत भूषण अग्रवाल, रामदरस मिश्र आदि नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। नई कविता की परंपरा सतत प्रवाहमान है तथा हिंदी कविता आज विश्व की समृद्धतम कविता कही जा सकती है। उक्त कवियों के बाद की पीढ़ी में अशोक वाजपेयी, राजेश जोशी, ऋतुराज, लीलाधर जगुड़ी, धूमिल, कुंवर नारायण, राजकुमार कुंभज, विष्णुचंद्र शर्मा, विजेंद्र आदि अनेक कवि हिंदी कविता को समृद्ध कर रहे हैं। आज की हिंदी कविता में अनेक काव्य धाराएं प्रवाहमान है, किंतु नई कविता की परंपरा ही हिंदी कविता की प्रतिनिधि परंपरा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले कई दिनों से आधुनिक काल के बारे में चर्चा की है कि इसका प्रारंभ कब से हुआ, कितने प्रकार की काव्य धाराएं इस युग में प्रचलित रही, प्रमुख कवि कौन कौन से हुए, उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या रहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको ध्यान से सुना होगा। अब कल से हम लोग आपकी पाठ्यपुस्तक आधुनिक काव्य संचयन में संकलित जो कवि हैं, इनकी मूल रचनाओं को पढ़ना शुरू करेंगे। इसके लिए ये अति आवश्यक है कि आपके पास ये पाठ्यपुस्तक हो। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपसे पहले वीडियो में ये कहा था, जब सिलेबस की चर्चा की थी, तब मैंने कहा था कि आप अनिवार्य रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकें खरीद लें, क्योंकि गद्य में हो सकता है काम चल जाए जैसे तैसे, लेकिन पद्य में तब तक काम नहीं चलेगा जब तक कि आपके हाथ में आपकी मूल टेक्स्ट बुक नहीं हो। मैं कल आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रथम कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोद की जो रचना इंद्र का गर्वहरण प्रिय प्रवास नाम के उनके महाकाव्य के 12वें सर्ग से ली गई है, ये पढ़ाऊंगा। आप जितना जल्दी हो सके ये पाठ्य पुस्तक ले आएं, और जब भी आप मेरा ये वीडियो खोलें तो उस वक्त आप अपने पास अपनी पाठ्य पुस्तक खोल करके एक एक शब्द पर ध्यान दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये कविता अच्छी तरह समझ में आ जाए। बस आज इतना ही, बाकी कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।